स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग संसाधन एवं विकास का दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे, हमने उस वीडियो में सतत पोषणीय विकास जानना था, तो इस वीडियो में हम लोग सतत पोषणीय विकास समझते हैं। हमने उस वीडियो में समझा था कि अगर संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो कौन कौन सी हानियां होंगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है, ठीक है। तो समझते हैं। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास तथा भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास यानी कि एक ऐसा विकास, मतलब एक ऐसा विकास हो जिससे ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे और न ही भावी पीढ़ी यानी कि जो पीढ़ियां आने वाली हैं ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। भावी पीढ़ियों को नुकसान मतलब ऐसा अंधाधुंध प्रयोग संसाधनों का न किया जाए कि भावी पीढ़ियों जो हैं उन्हें इन संसाधनों का लाभ हो ही ना। इसीलिए एक ऐसा विकास किया जाए जिससे कि ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और न ही भावी पीढ़ियों जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। और ऐसे ही विकास को, ऐसा विकास जिसमें ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और ना ही भावी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचे, ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सतत पोषणीय विकास समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी सम्मेलन क्या है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पृथ्वी सम्मेलन एक ऐसा दिन है जिस दिन कुल 100 देश मिलके, ये जो दिन है वो जून 1920 को लागू मतलब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। इसमें ये एक ऐसा मतलब दिन है जिसमें कि 100 देश मिलके इस बात को मतलब रखते हैं, पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। जैसे 100 देश मिले और उन मतलब सबको अपने अपने देश की फिक्र है कि हमारे देश में पर्यावरण का संतुलन कैसे बना रहे, कैसे क्या रहे। तो इस चीज को लेकर एक डिस्कस होता है 100 देशों के बीच में, ठीक है। तो उसी को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यानी 100 लोग अपने अपनी राय साझा करेंगे कि किस तरह से पर्यावरण को अच्छा और संतुलित और साफ सुथरा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? जून 1920 में, ठीक है। और इसमें कुल 100 देश शामिल थे। और स्थान ये कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जनेरियो जो कि एक देश का नाम है, ये ब्राजील में है, जो कि ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो इतना। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें कही गई। इसमें एक चीज और कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि 100 देश जो हैं वो सब पर्यावरण को ध्यान में रखें और बाकी जो है वो अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जैसा कि ये सब अच्छा कर रहे हैं उसी के अपोजिट वो जो बाकी देश है वो गलत काम, मतलब संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करें, पर्यावरण को असंतुलित करें, प्रदूषित करें। तो ये सब चीजें को ध्यान रखते हुए कुछ बातें कही गई हैं। जैसे पर्यावरण संसाधन यानी जितने भी पर्यावरण संसाधन हैं उन्हें अच्छा प्रयोग किया जाए। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कि ऐसा कोई विकास हो जिससे हम लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी हो। तीसरा है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे जो देश है इसमें जो जलवायु है उनका घटना बढ़ना, इसी चीज को हम लोग भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आती है जैव विविधता। तो दोस्तों उसके बाद जो चौथा है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब ये है कि कोई दो इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई देश, जैसे हमने पहले बताया कि एक देश जो है कि पर्यावरण को संतुलित करने में लगा है और जो दूसरा है वो उसे असंतुलित करने में लगा है। तो इन चीजों का नियंत्रण करना ही जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं भूमंडल के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं भू संसाधन के बारे में, ठीक है। भू संसाधन, इसमें जो है एक तो मैदानी क्षेत्र आता है, दूसरा पर्वतीय और तीसरा पठारी। भू संसाधन का मतलब हमने हर संसाधनों के बारे में पढ़ लिया। हमारी जो भूमि है वो भी एक संसाधन है, ठीक है। तो हमारे मान लीजिए हम लोग हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो जितनी भूमि है उसका कितना % मैदान, मतलब उसका 40% मैदानी भाग है और 30% पर्वतीय भाग है और 27% जो है पठारी भाग है, ठीक है। तो जो मैदानी भाग है 40%, इसमें कृषि किया जाता है, उद्योग किया जाता है, यानी इसमें कृषि होती है और उद्योग होता है, ठीक है। उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सबसे पहली जो बात है कि नदियां आ जाती हैं, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नदियां। और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने जाते हैं,
अक्सर। और उसके बाद पठारी जो क्षेत्र आता है, जैसे कि पठारी भागों में ज़्यादातर खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जो थोड़ी बहुत और चीज़ें रह गई थी संसाधन एवं विकास को लेकर, तो हम उस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।